वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैज़ हैव का अनुवाद। ठीक है ना। इसके पहले वाले भी वीडियो में हम लोगों ने क्रिया का अनुवाद सीखा और लगभग हम लोगों ने कई अनुवाद सीखे हैं इसके पहले वाले वीडियो में। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। चलिए, तो इस पे हम लोग बात शुरू करने से पहले समझ लें कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हैज़ हैव का हिंदी अनुवाद क्या होता है। ठीक है ना। हिंदी अनुवाद, हम लोग हिंदी अनुवाद की बात करेंगे और हिंदी वाक्य से जो है अंग्रेजी की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया, जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने किया था। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे इस वीडियो में। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कुछ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में हम लोग अंतर समझेंगे। ठीक है ना। अमेरिकन इंग्लिश के बीच में अमेरिकन इंग्लिश, हैज़ हैव के प्रयोग में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ अंतर है, उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि नो का प्रयोग हैज़ हैव के साथ, नॉट का प्रयोग। ठीक है, इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है, कब किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से आज हम लोग ये तीन बातें इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है ना। अब चलिए जो है हम लोग जो है अपना जो है इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी में कि हैज़ हैव का हम लोग उस वक्त प्रयोग करते हैं वाक्य में जब अधिकार का बोध होता है, जब हमको संबंध दिखाना होता है तो हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हिंदी में यदि के पास है, यदि हिंदी वाक्य में ऐसा रहे के पास है, तब हम लोग इसका अनुवाद जो है हैज़ या हैव के द्वारा करते हैं। ठीक है ना। जब के पास रहता है तो हम लोग इसका अनुवाद हैज़ या हैव के द्वारा करते हैं। जैसे राकेश के पास एक कलम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि क्रिया के रूप में क्या है, अब हमको थोड़ा समझना है कि यहाँ पे क्रिया के रूप में सिर्फ है मानेंगे। तो यदि हम सिर्फ है मानते हैं तो फिर यहाँ जो हम लोगों ने के पास लिखा है वो फिर कहाँ से आएगा। तो हमको सिर्फ है नहीं बल्कि के पास, इसको और है को एक साथ मिला करके हमको क्रिया मानना होगा। स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मध्य से तोड़ करके क्रिया के साथ मिला देंगे। ठीक है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राकेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो राकेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। या हम ऐसा कह सकते हैं किसके पास कलम है, तो राकेश के पास कलम है, तो राकेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, तो राकेश, सबसे पहले सब्जेक्ट का अनुवाद कर देते हैं। के पास है के लिए हैज़ लगा देंगे और फिर एक कलम और पेन। स्पष्ट हो गया, ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है। इसी तरह से जो है एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे। मोहन के पास एक सुंदर बैग है, एक सुंदर बैग है। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि के पास और है को एक साथ मिला करके क्रिया मान लेंगे। ठीक, ताकि हमको अनुवाद करने में असुविधा ना हो। और मोहन के पास है ये चीज़, तो सब्जेक्ट मोहन हो गया। अनुवाद करेंगे हम लोग, तो मोहन हैज़ अ नाइस बैग। क्लियर हो गया। तो यहाँ के पास है का हम लोगों ने अनुवाद किया हैज़। स्पष्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने वीडियो शुरू करने से पहले ये बात समझा था कि हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में सामान्यतः के पास के लिए सामान्यतः अनुवाद किया जाता है हैज़ गॉट या हैव गॉट। ठीक, हैज़ गॉट या हैव गॉट का। स्पष्ट हो गया। अब ये जो ऊपर उदाहरण हम लोग जो दिए हैं उसमें भी हम लोग हैज़ गॉट या हैव गॉट
प्रयोग कर सकते हैं, उनके माने दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे पहले वाले उदाहरण में राकेश हैज़ था, अब हम गॉट लगा सकते हैं और पेन। तो हम लोगों ने जो हैज़ के साथ गॉट लगा दिया तो इसके वजह से वाक्य के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा। बस फर्क क्या हुआ कि जो हैज़ गॉट या हैव गॉट जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादातर प्रयोग होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है ना। ब्रिटेन में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। और सिर्फ हैज़ या हैव का प्रयोग ज़्यादातर जो है वो अमेरिका में किया जाता है। तो ये दोनों के बीच में बस यही एक फ़र्क है। अमेरिकन इंग्लिश स्पष्ट हो गया। तो मीनिंग में जो है कोई अंतर नहीं, इसलिए से दूसरा एक उदाहरण भी हम लोग इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मोहन हैज़ गॉट अ नाइस बैग। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हैज़ जो गॉट आ गया, हैज़ गॉट, इसके वजह से वाक्य के अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर की तरफ चलते हैं। यदि हिंदी में रहे के पास था, थे, थी, ऐसी क्रिया यदि हिंदी में होती है तो फिर इसका हम लोग अनुवाद जो है वो हैड के द्वारा करते हैं। स्पष्ट हो गया, हैड के द्वारा। जैसे मेरे पास एक कार थी। अब यहाँ पे हम लोग क्रिया कैसे निकालेंगे, तो थी एक है, अब मेरे पास है ना, यहाँ पे के साथ में मिल गया है, ठीक है ना, मेरे पास। तो इसको हम लोग पास को और थी को मिला करके क्रिया मान लेंगे। अब मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग मेरे का अनुवाद करेंगे, चूंकि सब्जेक्ट है इसलिए इसका अनुवाद हम लोग आई के द्वारा करेंगे। इसका अनुवाद माई नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मेरे है उसका अनुवाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आई के द्वारा कर रहे हैं। क्यों आई कर रहे हैं, क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट है। तो जब वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो उसका अनुवाद सामान्यतः आई किया जाता है, ठीक है। तो आई के पास थी तो हैड हो जाएगा, आई हैड। स्पष्ट हो गया, आई हैड अ कार, ठीक। तो यहाँ पे के पास थी का हम लोग अनुवाद किए हैड। क्लियर हो गया, ठीक। अब इस बात को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग और चलते हैं 3 नंबर की तरफ। नंबर 3, यदि वाक्य में रहे के या रहे को और फिर रहे है, ठीक। तो इसका भी अनुवाद जो है अंग्रेजी में हैज़ या हैव के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया, हैज़ या हैव के द्वारा इसका अनुवाद किया जाता है। जैसे क्या राकेश के अच्छे आचरण हैं, क्या राकेश के अच्छे आचरण हैं, ठीक है। अब इस वाक्य को हम लोग देखेंगे, इस वाक्य को इसमें क्रिया निकालेंगे तो है जो है एक, इसके साथ हम लोग के को मिला देंगे, राकेश के, ठीक। ये दोनों के हैं मिला करके क्रिया बन जाएगा। स्पष्ट हो गया। यहाँ हम राकेश की बात कर रहे हैं तो राकेश का जो है, राकेश जो है वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम लोग अनुवाद करें तो सामान्यतः इसका अनुवाद जो है हैज़ हैव के द्वारा होगा, ठीक। तो हैज़ राकेश और नाइस कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, इस जगह पे जो है क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, कैरेक्टर।
ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि के है का अनुवाद हम लोगों ने क्या किया, हैज़ किया। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे के है का अनुवाद हम लोग सब्जेक्ट से पहले हैज़ क्यों कर दिए। तो यहाँ पे देखिए क्या पहले आ गया है, इसलिए हमको जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको पहले लिख देना होता है, ठीक है ना, चूँकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि यदि वाक्य आपका इस तरह से रहे, इस तरह से रहे कि क्या राकेश के आचरण अच्छे हैं। अब इसका अनुवाद में हम लोग अब क्रिया किसको मानेंगे, क्या हम लोग के को और है को एक साथ मिला के क्रिया करेंगे, ठीक, या फिर इसके लिए दूसरा कोई हम लोग उपाय लगाएंगे। तो देखिए इस वाक्य में एक्चुअली है क्या कि के राकेश के आचरण, ये एक साथ है, कंबाइन है। जब हम लोग सब्जेक्ट की पहचान पढ़ रहे थे, उसका अनुवाद पढ़ रहे थे, तो उसमें ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काके की के बाद भी नाउन होता है, काके की के पहले भी यदि नाउन हो तो उसको मिला करके एक समूह बना दिया जाता है, ठीक है ना। क्या काके की के बाद यदि कोई नाउन हो, काके की से पहले यदि कोई नाउन हो तो उसको मिला करके समूह बना दिया जाता है। तो अब यहाँ पे इस वाक्य के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ है जो है वही वर्ब होगा, ठीक है, और राकेश के आचरण ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे, क्या इसमें हैज़ लगाएंगे। तो देखिए हैज़ हैव लगाने के लिए हमको क्या चाहिए था, के या को के साथ है होना चाहिए या है होना चाहिए, तब तो हम लोग यहाँ पे हैज़ या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में जो है के और है एक साथ तो सम्मिलित नहीं है, बल्कि के जो है वो सब्जेक्ट का भाग बन गया है। तो अब यहाँ पे हैज़ या हैव का प्रयोग नहीं होगा क्रिया के रूप में। तो अब इस वाक्य का अनुवाद कैसे होगा, तो इस वाक्य के अनुवाद में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली है या है का अनुवाद क्या होता है, इज के द्वारा किया जाता है या आर के द्वारा किया जाता है ना, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे इज या आर का हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो चूंकि सब्जेक्ट है राकेश का आचरण, आचरण यहाँ पे मुख्य शब्द है, इसलिए इज का प्रयोग होगा, इज राकेश कैरेक्टर नाइस क्वेश्चन मार्क। स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पे शब्द जो है शब्द अपना स्थान बदलेगा, जहाँ पे शब्द एक दूसरे शब्द से सम्मिलित होगा या जुड़ा रहेगा, फिर वहाँ पे अनुवाद भी हमको बदल देना होगा, ठीक है ना। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। तो हम लोगों ने अब तक 3 रूल बात किया, अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, ठीक। यदि वाक्य में रहे को, फिर था, थे, थी, ऐसा रहता है वाक्य में, तो इसका अनुवाद हम लोग हैड के द्वारा करेंगे। जैसे राजा को 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे तो को और थे को मिला करके क्रिया बना देंगे, वह हो जाएगा ये, ठीक। राजा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राजा के ही थे इसलिए राजा सब्जेक्ट हो गया। अब इसका अनुवाद क्या होगा कि द किंग हैड, को थे का हैड हो जाएगा, हैड 4 सन्स। स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे हैड जो हो गया को थे का अनुवाद हो गया। क्लियर। चलिए अब रूल नंबर 5 हम लोग समझ लें। तो देखिए यदि वाक्य में है यदि रहता है तो इसका भी अनुवाद जो है हम लोग हैज़ या हैव के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। मे को जो है हम लोग है के साथ मिला देंगे, जैसे गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, ठीक। अब यहाँ पे मे को हम लोग है के साथ मिलाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का वाक्य समझ लीजिए अच्छी तरह से।
ठीक है। यहाँ पे मे को है के साथ मिला देंगे और इसको हम लोग क्रिया बना देंगे और ग्लास जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझ लेना है कि सपोज कीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और इसमें जो है पानी है, ठीक है ना। पानी कहाँ है? गिलास के अंदर है, ठीक है। तो ये गिलास का ही भाग बन गया है, पानी जो है गिलास का भाग है, इसके अंदर है, ठीक है। तो चूंकि ये भाग हो गया है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे मे और है को मिला दिए हैं। सब जगह पे मे और है नहीं मिल सकता है। तो चलिए इसको जो है अनुवाद कर देते हैं। तो द ग्लास हैज़ वाटर, द ग्लास हैज़ वाटर। तो यहाँ पे मे है का अनुवाद हम लोग क्या किए? हैज़ के द्वारा किए, ठीक है ना। इसी तरह से कमरे में 4 पंखे हैं, ठीक। अब इस वाक्य में भी क्या है कि कमरे के अंदर 4 पंखे हैं, कमरे का ही पार्ट इसको मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए इसमें मे को और है को आपस में मिला करके हम क्रिया मान सकते हैं अनुवाद करते समय में, ठीक है। कमरे हो गया सब्जेक्ट, ठीक। तो अब हम लोग अनुवाद करेंगे। तो द रूम हैज़ 4 फैंस, देख लीजिए। तो यहाँ मे है का अनुवाद हम लोगों ने हैज़ के द्वारा किया। क्लियर हो गया। अब देखिए इस वाक्य का एक दूसरा भी अनुवाद हो सकता है। अब चलिए थोड़ा सा दूसरा अनुवाद हम लोग बात करें। तो कमरे में 4 पंखे हैं, 4 पंखे हैं, ठीक है। चूंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है, 4 पंखा जो है क्या है? संख्या है, ठीक है ना। 4 पंखा क्या है? यहाँ पे संख्या है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या किसकी चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है ना, संख्या। तो जब भी इस तरह से संख्या का बोध होता है, अब हम लोग वाक्य को दूसरे तरीके से तोड़ेंगे, ठीक। अब हम लोग वाक्य को कैसे तोड़ेंगे? है को सिर्फ वर्ब मानेंगे, है जो है वो सिर्फ वर्ब है। कमरे में जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा 4 पंखा हो जाएगा, ठीक है ना। कमरे में को एक साथ मान लिया जाएगा, ठीक है। अब कमरे में इस वाक्य में क्या है वो हम लोग जो है आने वाले वीडियो में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। ये स्थान का बोध कर रहा है। तो अब देखिए ऐसे वाक्य का अनुवाद कैसे करते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो इस वाक्य की विशेषता क्या है उसको पहले समझ लेना है, ठीक है ना। तो इस वाक्य में क्या है कि सब्जेक्ट है और जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इस वाक्य की विशेषता है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इस वाक्य में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का अभाव है, ठीक है ना। 2 ही मुख्य यहाँ पे भाग हैं। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट है और वर्ब है और इसमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, स्पष्ट हो गया। इसमें 2 बातें हैं। पहली इस वाक्य की विशेषता ये है कि सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है और इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं हम लोग आने वाले समय में बातचीत करेंगे उस पर, ठीक है ना। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें मुख्य भाग के रूप में सब्जेक्ट है वर्ब है। ये जो कमरा जो है ये एडवर्बियल इसको कहा जाता है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। एडवर्बियल है ये। तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो और सब्जेक्ट हो, कोई कॉम्प्लीमेंट ना हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अंग्रेजी में स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चर जो है देयर से शुरू होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इज या आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एडवर्बियल हो जाता है, ठीक। इस तरह से हम लोग वाक्य को सजा देते हैं। स्पष्ट हो गया। तो अब इस वाक्य का जो हम लोग हिंदी लिखे हैं उसका अनुवाद क्या होगा? तो देयर। अब देखिए यहाँ पे इज या आर हम लोग को चुनना है, ठीक है, इज या आर चुनना है। तो
तो हम लोग किसके अनुसार चुनेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। ये भी बात दिमाग में रखना है कि ये इज या आर का जो चुनाव होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट है चार पंख यानी कि प्लूरल है, तो इसीलिए हम लोग क्या चुनेंगे, आर का चुनाव करेंगे। फॉर फैंस है ना, फॉर फैंस, ठीक। देयर आर फॉर फैंस कमरे में, इन द रूम। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। देयर आर फॉर फैंस इन द रूम, क्लियर। तो इसका ये अनुवाद हो गया। इसी तरह से गिलास में पानी है, इसमें भी अगर इसको हम लोग उसी हिसाब से तोड़ दें, गिलास में पानी है, तो देखिए क्या होगा, गिलास में पानी है, ठीक। यदि इसको फिर उसी तरह से तोड़ दिया जाए तो यहाँ क्रिया के रूप में है आएगा, पानी हो जाएगा सब्जेक्ट और गिलास हो जाएगा एडवर्बियल, ठीक है। तो फिर इसका, चूंकि वाक्य में सिर्फ सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर इसका अनुवाद हमको देयर से करना होगा। तो इसका अनुवाद क्या होगा कि देयर इज वाटर। यहाँ पे हम लोग इज का चुनाव किए, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो वाटर है, इसके अनुसार इज होगा। क्लियर हो गया ये बात। तो देयर इज वाटर इन द ग्लास। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग दो तरह से जो है इस तरह के वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं, ठीक। और जब हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जब पहले वाला जो अनुवाद किए थे उसमें जब वाक्य तोड़े हैं तो उसमें वाक्य हम लोग दूसरे तरीके से तोड़े थे, यहाँ पे मैं और है को मिला दिए। लेकिन जो दूसरा अनुवाद हम लोगों ने किया उसमें मैं को पहले वाले शब्द के साथ हम लोग मिला दिए हैं ना, यहाँ देख सकते हैं पहले वाले ही शब्द के साथ मिला दिए हैं, फिर उसका दूसरा अनुवाद हो गया है, ठीक है। तो हम लोग जो है आज हम लोगों ने इस वीडियो में रूल नंबर 5 तक बातचीत किया और बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने बातचीत किया है। अभी भी जो है इसके कुछ और भी रूल्स जो है अभी बचे रह गए हैं, जो हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो जो है आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है ना।